हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान की ओर से। त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान एक वीडियो प्रोग्राम चला रहा है। इसमें ऑनलाइन वीडियो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं प्रति विषय के लिए। सब्जेक्ट वार अलग अलग हैं, अलग अलग दिन डिसाइड हैं। ये हम लोगों का ऑनलाइन वीडियो प्रोग्राम चल रहा है। आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों के जो नए ऑनलाइन बैचेज़ हैं वो 13 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम लोग PCS, BA, RO, UP, SSSC आदि परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो हम लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाते हैं। और इसमें हम लोग हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, डेली सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस रहेंगी, PDFs रहेंगे। करंट अफेयर जो सबसे कठिन पड़ जाता है कुछ छात्रों के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए हम लोगों के पास बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है डेली न्यूज़पेपर रीडिंग का। और इसके अतिरिक्त हम लोग डेली PDF और डेली पॉइंट वाइज करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। तो इन सब का फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे। नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़कर आप लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो सरकारी नौकरी का है उसको आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं। आज के क्रम में भूगोल लेकर हम लोग आए हुए हैं। तो भारत के भूगोल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग भूगर्भिक संरचना और हिमालय और अन्य संरचनाएं, उद्योग धंधे आदि के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि भारत क्या है, कहाँ पर स्थित है। तो जो पृथ्वी है हमारी वो लगभग गोलाकार आकृति की है। अगर हम देखें तो गोलाक्ष आकृति की होती है। भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांटती है। तो ऊपरी जो गोलार्ध हो जाएगा उसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे हम लोग, और जो नीचे गोलार्ध हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो भारत की स्थिति कहाँ है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, बेसिकली इस जगह पर है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। अब हम लोग इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों के बारे में बात कर रहे हैं कि कर लेते हैं कि कितना अक्षांश इसका विस्तृत है और कितना ये देशांतर के रूप में विस्तृत है। तो आइए देखते हैं हम लोग। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। और अगर हम इसका विस्तार देखें, भारत के विस्तार के बारे में बात करें तो लगभग कुछ ऐसी आकृति बनती है। तो ये हमारा विस्तार जो ऐसा विस्तार होगा, ठीक है, जो इस तरह का विस्तार है, यानी कि यहाँ पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशों में डिवाइड हो जाती हैं रेखाएं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्तार ये हमारा देशांतरी विस्तार हो जाता है। कौन सा विस्तार हो जाता है, देशांतरी विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट, मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का इनका अक्षांशीय विस्तार रहता है। उत्तरी अक्षांश में ये विस्तृत रहती हैं। जबकि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी गोलार्ध में ये विस्तृत है हमारा भारत। यानी कि इस तरीके का ये विस्तार जो दिया गया है, ये कौन सा है हमारा विस्तार, ये पूर्वी विस्तार है। ठीक है, अगर हम लोग लंबाई की बात कर लेते हैं तो देखिए ये विस्तार यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है, 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 डिग्री 4 मिनट से। अच्छा, मैंने जो अभी बताया था, अगर मुख्य भूमि देखें तो कन्याकुमारी की पोजीशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार के जो हमारे क्षेत्र हैं हमारे आधिपत्य में, तो वो 6 डिग्री 4 मिनट से आते हैं। तो वो हमारा मुख्य सिरा है जहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। दक्षिणतम सिरा हमारा उस जगह पड़ जाएगा अंडमान निकोबार में, इंदिरा कॉल नामक जो जगह, इंदिरा पॉइंट नामक जो जगह है अंडमान निकोबार में, वहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी। और उत्तरतम हमारा कहाँ जाएगा, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल तक जाएगा। कहाँ जाएगा, इंदिरा कॉल तक। अगर हम पश्चिम की बात करें अपना, तो गौर माता गुजरात, क्या है, गौर माता गुजरात। और यहाँ पर किबिथु अरुणाचल में क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट पर कौन सा है, किबिथु है। ठीक है, लंबाई की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, उत्तर से लेकर
दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। चलिए, अगर हम इनके पॉइंट्स के बारे में बात कर लें तो पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। अगर हम उत्तरतम पॉइंट देखें तो ये क्या है? हमारा जम्मू कश्मीर में कौन सा? इंदिरा कॉल। क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु देखते हैं तो अंडमान में, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। अगर हम पश्चिमोत्तर भाग में देखें, एकदम पश्चिमोत्तर हिस्सा इसका जो 38 डिग्री 7 मिनट में पड़ेगा वो गुजरात में पड़ेगा। गुजरात में कौन होगा? गौर माता। गुजरात में कौन होगा? गौर माता। और अगर हम पूर्वोत्तर भाग में देख लें सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर हमारा पड़ेगा, यहाँ इस जगह पे पड़ेगा, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा आएगा किबिथु। कौन आएगा? किबिथु। और ये कहाँ पर है? अरुणाचल। कहाँ पर है ये? अरुणाचल। ये हमारा क्या हो गया? पूर्वोत्तम एकदम हिस्सा हो गया। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हमारे डिवाइड हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ये पूछी जाती है। ठीक है। भारत का जो मानक समय रेखा है, ठीक है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो एकदम इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट की है। ये मानक समय रेखा है। ये मानक समय रेखा है भारत के एकदम ये मध्य से होकर गुजरती है। कुल 5 राज्यों से होकर ये रेखा हमारी गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इलाहाबाद के नैनी नामक रास्ते भी ये गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? अगर देखा जाए तो किस जगह पे मेन इसका होता है, तो इलाहाबाद का नैनी नामक जो स्थान है वहाँ से होकर ये गुजरती है। 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट का इसका स्थान आएगा। जो अक्षांशीय स्टार है उस जगह से गुजरती है हम लोग। ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, राइट, कि अच्छा कौन कौन से उससे गुजरती है? इलाहाबाद के समीप नैनी से आगे। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो अगर हम राज्यों की बात करें तो उनकी संख्या कुल कितनी आती है? 5 राज्य आते हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। ठीक है। भारत में जो कर्क रेखा जाती है, ठीक, कर्क रेखा जो जाएगी वो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जाएगी। ठीक है। तो कर्क रेखा जो होती है हमारी, है ना, जो हमारी कर्क रेखा होती है वो भारत वो जो जाएगी भारत को वो 2 भागों में बांट देगी इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से 2 भागों में बांट देगी और एकदम मध्य से भारत की गुजरेगी। तो भारत का ये जो ऊपरी हिस्सा आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा निचला हिस्सा। ठीक है। इनसे बांटेगी। तो ये 2 कटिबंध में बांट देती है। ऊपर हमारा उष्ण कटिबंध आ जाता है और नीचे कौन सा आ जाता है? उपोष्ण कटिबंध आ जाता है। तो इन 2 भागों में ये भारत को बांट देती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 भागों से गुजरती है। ठीक, 8 राज्यों से गुजरती है और एकदम मध्य से गुजरती है। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं आपको कि जैसे ये भारत की स्थिति है, सपोज ऐसे ये आया, तो ये हमारी मानक समय रेखा गुजरी। ठीक, ये कौन सी गुजरी? मानक समय रेखा। तो ये जो आधा लगभग डिवाइड करेगी, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरफ आ जाएगी और ये रेखा हमारी जाएगी कौन सी? कर्क रेखा। ये रेखा कौन सी जाएगी? कर्क रेखा। ठीक है। तो कर्क रेखा एग्जैक्ट आधी इसको डिवाइड करती है और मानक रेखा आधी से थोड़ा ज़्यादा हिस्से में इसको डिवाइड कर देती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये हमारी 8 स्टेट से होके जाती है कर्क रेखा। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ठीक है। इस तरीके से ये 8 उससे होकर गुजरती है रेखा। अगर हम लोग बात करें इसके बाद लंबाई हो ही गई है, त्रिभुजाकार आकृति। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है? प्रायद्वीपीय हिस्सा जो होता है भारत का, आपको नहीं इस तरीके से ये नीचे का जो हिस्सा दिखता है ये, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय हिस्सा। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये 3 तरफ से, देखिए इधर से और इधर से ये जल से घिरा होता है और 3 तरफ से जो आकृति जल से घिरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक
ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया हमारा, 3 तरफ से जल से घिरा और ये त्रिभुजाकार आकृति का है। अगर तटीय सीमा की बात करें तो सबसे लंबी तटीय सीमा हमारी किसकी है? तटीय सीमा, तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। अगर आप गुजरात का नक्शा देखें अगर गौर से एटलस पे अपने भारत के नक्शे में, तो वो कुछ ऐसा बना हुआ, ठीक है। तो ये सब मोड़ आते हैं, तो कई सारे इसमें क्रीक हो जाते हैं, इसी वजह से इसकी जो ये है क्या होती है? सबसे लंबी रेखा होती है। तटीय सीमा क्या होती है? सबसे लंबी सीमा होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कुल तटीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा है। 15,200 किलोमीटर की हमारी कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा है। और लगभग 6100 किलोमीटर की 6100 किलोमीटर की हमारी तटीय सीमा। हमारी कौन सी सीमा है? तटीय सीमा। तो कुल अगर हम इसके बाद, अच्छा ये तटीय सीमा है जो भारत के क्षेत्रों की है। किसकी है? भारत के क्षेत्रों की। अगर हम अपने द्वीपों को भी मिला लें, इसको मिला लें, द्वीपों को भी मिला लें, तो 7516.5 किलोमीटर हमारी तटीय सीमा बन जाती है। तो अब अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये 22,716.5 किलोमीटर ये हमारी कुल स्थलीय और तटीय सीमा आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? उत्तरतम बिंदु और इनके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है उसके बारे में कुछ है। ये ग्रेट निकोबार का अंतिम दक्षिणी छोर है, ठीक है। ग्रेट निकोबार का अंतिम दक्षिणी छोर है। भारतीय, अगर देखा जाए तो भारतीय भूमि क्षेत्र का भी अंतिम छोर है। पहले इसे क्या कहते थे? पिग्मेलियन पॉइंट। पहले इसे क्या कहते थे? पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। कुछ समय के लिए इसे इंडिया पॉइंट के रूप में जाना जाता था, ठीक है। प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जब अंडमान निकोबार की उन्होंने यात्रा करी थी, तो अपनी माता की याद में इसका नाम इंदिरा पॉइंट दे दिया गया था। इंदिरा पॉइंट नाम दे दिया गया था, ठीक है। और संघ शासित प्रदेश है, ये सभी लोग जानते हैं। कैम्बल खाड़ी भारत का अंतिम परिचालन के आधार पर 0.0 से 51 किलोमीटर दूर है। तो भारत का अंतिम परिचालन केंद्र अगर देखेंगे तो ये कौन सा है? कैम्बल खाड़ी है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का बहुत बड़ा भाग जो है 2004 में हिंद महासागर में भूकंप आया था, तो उसमें ये डूब गया था, भूकंप के अंदर डूब चुका था, ठीक। तो ये हो गया हमारा इंदिरा पॉइंट के बारे में। अब इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस, तो ये चीज़ें हो गई थी यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक चीज़ अभी आपको बताना भूल गया था मैं, अभी मुझे याद आया कि हम लोग जो मानक समय रेखा की बात कर रहे थे, जो 82 डिग्री 30 मिनट की मानक समय रेखा थी हम लोगों की, है ना। मैंने ये बताया था कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती, लेकिन शायद नाम नहीं बताया था उसका, है ना। तो उसके नाम जो है वो इस तरह से, एक तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये जो मानक समय माना गया है वो स्टैंडर्ड टाइम है प्लस 5 hours 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट जो मीन ग्रीन GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो इन राज्यों से होकर गुजरती, तो सबसे पहले तो किस स्थान से गुजरती, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया, इलाहाबाद के नैनी स्थान से गुजरती है, निकट नैनी से गुजरती है। भारत के 5 राज्य हैं जो ऐसे ये सीध में पड़ेंगे जहाँ से ये गुजरेगी। आपका पहला राज्य UP आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका MP आ जाएगा, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ, UP आ जाएगा, MP आ जाएगा। फिर आपका MP से जो राज्य अलग हुआ छत्तीसगढ़, वो आ जाएगा। यहाँ किनारे एकदम उड़ीसा है, उड़ीसा आ जाएगा। और सबसे लास्ट में किससे होकर गुजरेगी? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। किससे होकर गुजरेगी? ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी। तो इस तरीके से UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है, ठीक है। चलिए, तो ये छूट गया था। अब हम लोग भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 6 है ये, 263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.43%। कितना है? 2.43% है। स्थान अगर देखा जाए तो विश्व में इसका 7वां स्थान है।
ये सब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में इसका कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। विश्व के कुल देशों का कितना परसेंटेज है? क्षेत्रफल के हिसाब से 2.43% है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये इसका अपना कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, 7 अगर देशों की बात करें, जो 6 देश इसके अलावा हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारा रूस का है, उसके बाद कनाडा का क्षेत्रफल आता है, फिर चीन आता है, फिर यूएसए आता है, यूएसए के बाद हमारा ब्राज़ील आएगा, और ब्राज़ील के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा भारत का 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये हमारे देश हैं जो 6 भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल रखते हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो विदित है कि जनसंख्या में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? हमारा चीन का है। पहला स्थान किसका है बच्चों? चीन का है। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से हम लोग दूसरे स्थान पे आते हैं, और ऐसी कैलकुलेशंस कहते हैं कि 2050 तक शायद हम लोग पहले नंबर पर आ जाएंगे। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, इनके हो गए। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कुछ सीमा विस्तार दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा होगा। प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बेसिकली ये होते क्या हैं, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर कितना है? 12 समुद्री मील है। देखिए, मान लीजिए ये कोई तट है ना, ये कोई तट है, ये तटीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया तट। अब इस तट के पार यहाँ पे ये है हमारा समुद्र। ये क्या है? समुद्र। ये तट है और ये हमारा समुद्र है। ठीक, तो एक रेखा अगर हम कोई ऐसी खींचे, जो देखिए टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो इससे हम एग्जैक्ट नापेंगे तो नापा नहीं जाएगा। तो एक रेखा हमने खींच ली। क्या खींच ली? एक रेखा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग सीखते हैं। तो ये हमारा तल था, और ये हमारा क्या भरा था? पानी भरा था। इसको करने के लिए हमने ये एक रेखा खींच ली। अब इस रेखा के, ठीक है, इस रेखा से ये हमारी क्या हो गई? हमारी बेस लाइन हो गई। इसके अंदर जो ये पानी भर जाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक जल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक जल, जो इस सीमा रेखा के अंदर ये पानी भरा हुआ है। ठीक, अब इस सीमा रेखा से, ठीक है, 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र कहलाता है, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र जो है वो कहलाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर। क्या कहलाएगा? प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर। बेस लाइन से हमारा 24 माइल्स दूर की स्थिति में जो आएगा वो हमारा अविच्छिन्न मंडल कहलाएगा या संलग्न क्षेत्र कहलाएगा। ये पूरा क्षेत्र हमारा होता है। ये पूरा क्षेत्र क्या होता है? हमारा होता है। इसमें हम कुछ भी करें पूरी हमको रहती है, हमको किसी को टैक्स नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ से 24 तक में आते हैं तो इसमें ये पूरा हमारा अधिकार। यहाँ पे कोई भी हम नए अनुसंधान कर सकते हैं, नए तेल के कुएँ वगैरह कुछ भी अगर खोजे जाएंगे तो किसके अंडर में आएंगे? हमारे अंडर में आएंगे। इसके बाद 200 समुद्री मील, ठीक है, कितना? 200 समुद्री मील तक हमारा क्या होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा अधिकार तो हो गई, और कोई जहाज़ वगैरह अगर यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो उसको आने के लिए हमारी अनुमति चाहिए होगी, और उसको यहाँ पे हमारे क्षेत्र में आने के लिए, भारत के क्षेत्र में आने के लिए कुछ टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद का क्षेत्र सबके लिए बराबर रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्च सागर। इसके बाद के क्षेत्र को हम लोगों ने क्या कहा? उच्च सागर कहते हैं। ठीक है, चल, तो ये हो गई हमारी ये सीमा। अगर हम इस समय कुल राज्यों को देखें, अब चूँकि ये जो राज्य हैं हमारे, इस समय हमारे पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसमें परिवर्तन है। इसमें परिवर्तन क्या है? अब हमारे पास 29 राज्य नहीं हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं हैं। पहले 29 राज्य थे, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, तब हमारे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, यहाँ मैंने जानबूझ के गलत लिखा हुआ है, जिसको हम यहाँ सही करके जब बोलेंगे तो आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर हमारे क्या हुए? 28 राज्य हो गए।
और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ख़त्म करके केंद्र शासित प्रदेश दे दिया गया, और उसके साथ लद्दाख को भी एक नया केंद्र शासित बना दिया गया। यानी कि अब हमारे पास कितनी संख्या हो गई, 9 हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, राज्य तो हमारे 28 ही रहे, ठीक, लेकिन जो दादरा नगर हवेली था और दमन दीव, ये पहले अलग अलग केंद्र शासित होते थे, इनको एक ही में जोड़ दिया गया। यानी कि ये जो संख्या 9 थी ये घटकर फिर कितनी हो गई, 8। तो वर्तमान समय में हमारे पास जो राज्य हैं वो 28 हैं, जो राज्य हैं वो कितने हैं, 28 हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, 8। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद क्या है, हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं। तो अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो हमारे कुल पड़ोसी देश कितने हैं, 7 पड़ोसी देश हैं अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, और अगर कहीं हम सीमा जलीय को भी जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कुल कितने हो जाएंगे, श्रीलंका को मिलाकर 8। तो इस तरीके से कुल पड़ोसी देश कितने हैं हमारे पास, 7 पड़ोसी देश, ठीक है, जिसमें से बांग्लादेश की सीमा जो है वो सर्वाधिक बनती है हमारे साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर के साथ हमसे लगती है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा इकलौता एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे त्रिपुरा कहते हैं। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश से जो अगर लगने वाले हम राज्यों की बात करें तो कुल 5 राज्य बांग्लादेश से लगे हुए हैं। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा राज्य देखते हैं जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, चीन। चीन के साथ हमारी 3488 किलोमीटर की रेंज लगी हुई है, सीमा लगी हुई है, और जो सीमा रेखा भारत चीन के साथ बनती है वो कहलाती है मैकमोहन रेखा। कौन सी कहलाती है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा वो रेखा होती है जब सीमा हम किसके साथ बनाते हैं, चीन के साथ बनाते हैं। और इस समय अगर कुल संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कुल कितने लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं। इस समय संख्या कितनी होगी, 6। पहले 5 थी, हिमाचल, ठीक, उत्तराखंड यानी कि यूके, फिर हमारा सिक्किम, अरुणाचल, अरुणाचल तो जानते हैं तो फेमस, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और अब एक कौन बढ़ गया, लद्दाख, ठीक। तो लद्दाख का एरिया भी अब इससे लगने लगा। तो कुल कितने हो गए, 6 हो गए। तीसरा अगर बात करें देश तो पाकिस्तान की बारी आ जाती है। पाकिस्तान से हमारे 5 राज्य लगे हुए हैं। कितने राज्य लगे हुए हैं, 5 राज्य लगे हुए हैं। और जो सीमा रेखा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ वो कौन सी सीमा रेखा है, रेड क्लिफ की सीमा रेखा। कौन सी सीमा रेखा, रेड क्लिफ। कौन कौन से राज्य लगते हैं इनको देख लें, गुजरात, कौन सा लगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और फिर वही जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पहले की अगर पुस्तकें देखेंगे तो उसमें 4 लिखे हुए, लेकिन अब चूँकि लद्दाख बढ़ता जा रहा है तो अब ये संख्या कितनी होती जा रही, 5 होती जा रही। उसके बाद नेपाल की बात कर लेते हैं। अभी काफ़ी खबर में रहा है, 1751 किलोमीटर की कुल सीमा ये हमारे साथ बनाता है। ये भी 5 राज्यों से लगता है, जिसमें यूपी आ जाएगा आपका, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और हमारा उत्तराखंड, ठीक है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगली सीमा हमारी म्यांमार की आ जाएगी। तो म्यांमार की सीमा कुल 1643 किलोमीटर की है, ठीक, और ये 4 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। 4 राज्य मतलब इससे टच में आते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर, मिज़ोरम और
राइट। तो ये आ गया। फिर सीमा हमारी आएगी किसके साथ? भूटान के साथ। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। 4 राज्य इसके भी लगे हुए हैं, जिसमें से कॉमन कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, एक आपका सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल आ जाएगा, और आपका असम। कौन आ जाएगा? असम, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 राज्य किसके साथ बनते हैं? भारत के साथ भूटान की सीमा को बनाते हैं। 7वां और अंतिम राज्य जो अंतिम देश जो है हमारा, वो कौन सा है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है भारत की सीमा 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर की, और मात्र जम्मू कश्मीर इससे लगता है, ठीक है। वो भी जम्मू कश्मीर का जो POK एरिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है, वही हमारा अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बात, अगर हमने करी तो इसकी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो भारत की देखिए, किसी भी देश की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, एक तो प्राकृतिक सीमाएं होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं? कृत्रिम सीमाएं होती हैं। प्राकृतिक सीमाएं वो होती हैं जो संधियों युद्धों द्वारा निर्धारित होती हैं, जो समुद्र, पर्वत, मरुस्थल, दलदली क्षेत्र, नदियों द्वारा बनाई जाती हैं। और कृत्रिम सीमाएं क्या होती हैं? जो स्वयं किसी आदमी के द्वारा बनाई जाती है, किसी शासक के द्वारा बनाई जाती हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा में नेपाल, भूटान और ये सारे जो देश स्थित हैं, तो कुछ जो सीमा रेखाएं हैं वो कौन सी हैं? कृत्रिम सीमा रेखाएं, जैसे डूरंड सीमा रेखा किसकी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थी। यानी अगर हम भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा कहें तो वो किस रेखा को कहेंगे? डूरंड रेखा को। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो डूरंड को देख लेते हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बेसिकली ये विभाजित करने वाली 2640 किलोमीटर लंबी रेखा है। जब विदेश सचिव मार्टिमर डूरंड थे और अफगान के अमीर, जब आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, उसकी संधि के फलस्वरूप 1893 में ये सीमा निर्धारित करी गई थी, और उन्हीं के नाम पे, डूरंड के नाम पे इसका नाम डूरंड रखा गया था। तो ये देखिए यहाँ पर वो लिस्ट दी हुई है, इसमें लद्दाख को आप बढ़ा लीजिएगा तो कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से हमारे जुड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा जो इस समय खबरों में है उसकी बात कर लेते हैं। रेड क्लिफ और मैकमोहन रेखा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रेड क्लिफ क्या है? विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित करी गई थी ना। इसका बॉर्डर कमीशन के द्वारा इसका निर्धारण हुआ था, और 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करना था। उस समय कौन थे? रेड क्लिफ थे, तो उन्हीं के नाम पे ये रेड क्लिफ रख दिया गया। मैकमोहन क्या थी? ये चीन के उत्तर पूर्व की सीमा रेखा थी, जो 2 अप्रैल 1914 को निर्धारित करी गई थी, ठीक है। सन हेनरी मैकमैन थे उसने उस समय जिन्होंने इसका निर्धारण किया था, उन्हीं के नाम पे रखे गए थे। और जो 1914 में शिमला समझौता हुआ था, उसमें दोनों देशों ने इस बात को स्वीकारा था, ठीक है। ब्रिटिश व तिब्बत ने भी आधिकारिक सीमा रेखा इसको मान लिया था, लेकिन चीनी आज भी इसको आधिकारिक रेखा नहीं मानते। भारत इसे सीमा कहता है, चीन इसे मैकमोहन रेखा कहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग LOC और LAC की। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। और ये वास्तविक नियंत्रण रेखा कौन सी? ये नियंत्रण रेखा है, और ये बच्चों कौन सी है? वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्या अंतर होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है, ठीक है। एक काल्पनिक सीमा रेखा है, एक काल्पनिक सीमा रेखा है। यहाँ पे पाकिस्तान के लोग खड़े रहते हैं सैनिक, और यहाँ पे भारत के सैनिक लोग खड़े रहते हैं। इसको सबसे पहले किससे जाना था? सीज ऑफ फायर लाइन से जाना था। किससे जाना था? सीज ऑफ फायर लाइन से जाना जाता था। ये जो मौजूदा स्वरूप है, ये किससे आया है? शिमला समझौता 1972 के बाद आया है, ठीक है। 1972 के बाद शिमला समझौता ये हमारे उसमें आया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देख लेते हैं हम लोग। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है बेसिकली हमारा, वो क्या है? जैसे ये LOC किसका था? भारत और पाकिस्तान का। ये किसका है? भारत और चीन के बीच में 4057 किलोमीटर लंबी रेखा है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र है, जो अक्साई चीन को, अक्साई चीन अमूमन नाम सुना होगा, अक्साई चीन को ये अलग कर देती है। LAC क्या करती है? अक्साई चीन को अलग कर देती है क्या बेसिकली? ये लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। बेसिकली ये भी एक युद्ध विराम रेखा, सीज फायर लाइन है, ठीक।
दोनों और जो है जो 1962 का युद्ध हुआ था उसके बाद दोनों और देशों की सेनाएं तैयार थी, उसे ही हम लोग वास्तविक रेखा कहते हैं। ठीक है, वास्तविक कंट्रोल रेखा 1962 में जब युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, उसके बाद से इसको मान लिया गया था। त्रिपुरा अभी बात हो ही चुकी है। एक शून्य, त्रिपुरा की जो सीमा रेखा है उसके हम लोग क्या कहते हैं, एक शून्य रेखा होती है, क्योंकि एकमात्र राज्य है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश सीमा कितनी, 856 किलोमीटर। NH-44 द्वारा जो अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग है अन्य नगरों से क्या होता है, ये संबद्ध होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या बनता है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा क्या कहलाती है, शून्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीरो लाइन या शून्य रेखा कहलाती है। ठीक, तो अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो भारत के से रिलेटेड हैं। देखिए, भारत के नाम क्या क्या हैं, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सारे नाम हैं। अभी एक भारत के रखने की याचिका एक शख्स ने दायर करी थी, फिलहाल उस पर विचार नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट। मानक समय और इन सब के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की बात कर चुके हैं। भू आवेष्टित राज्य जो हैं वो कुल 5 हैं संख्या में। भू आवेशित राज्य कुल कितने हैं हमारे पास, 5 राज्य हैं, MP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। बेसिकली ये वो राज्य होते हैं जिनको चारों ओर से कोई अन्य राज्य घेरे रहता है स्थल से। जैसे ये राज्य है मान लो A, तो ये भी स्थल से घेरे, 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 और कोई बाहरी विदेशी देश इनकी सीमा नहीं कवर करता है। ठीक है, तो एक तरीके से बफर स्टेट यानी कि घिरे हुए होते हैं, तो इन्हें भू आवेष्टित कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास भू आवेष्टित कुल कितने हैं, 5 राज्य हैं, MP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं हमारे पास। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, अब यहाँ से कुछ जनगणना के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब है। अगर देखा जाए इसको 1 अरब 21 करोड़ के आसपास है, जो विश्व की कुल जनसंख्या कितना 17.5% है। इस समय ये हालात 1.35 के आसपास पहुँच रहे हैं। पुरुष जनसंख्या करीब 62 करोड़ के आसपास, 58 करोड़ के आसपास। महिला जनसंख्या की दृष्टि के हिसाब से दूसरा स्थान। लेकिन ग्रामीण जनसंख्या की देखी जाए तो भारत में 68.8% हमारा रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है, जबकि 37.71% जो है हमारा अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि अगर दर देखें हम, दशकीय जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि में स्थान हो गया था। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो वो कितनी है, 17.7%, 17.7% हमारी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। और हम लोग बात कर लेते हैं अगर लिंगानुपात की, तो 943 हमारा लिंगानुपात है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं जन्म लेती हैं, जबकि शिशुओं में ये और कम हो जाता है, 919 रह जाता है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर भारत में पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो है बिहार। किसका है, बिहार का। कुल साक्षरता हमारे यहाँ 73% है, जिसमें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है 80.9%। लेकिन विचारणीय बात यह है कि महिला साक्षरता अभी भी 64.6 बनी हुई है। अगर हम SC का परसेंटेज लें, किसका लें, अनुसूचित जाति का परसेंटेज लें, तो SC का परसेंटेज 16.6% यहाँ पे जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 8.6% है। कितनी है, 8.6% है। इसको अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है इस समय। ठीक है, प्राकृतिक आकार चतुष्कोणीय अभी हमने आपको बताया। 5 प्राकृतिक विभाग हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। 5 प्राकृतिक विभाग कैसे, देखिए ये भारत का, ये इस तरीके से ये भारत का शेप हो गया। तो ये हमारा कौन सा है, यहाँ पे सब पर्वत हैं, तो ये उत्तर की पर्वतमाला। कौन सी होगी, पर्वतमाला। ठीक है, ये देखिए हमने त्रिभुजाकार भाग बताया था, ये आपका वो हो गया प्रायद्वीपीय हिस्सा हो गया। तो 2 पार्ट हो गए, तो ये प्रायद्वीपीय हिस्सा हो गया यहाँ का। ठीक है, ये बाकी सब जो है ये वाले हिस्से हैं या यहाँ पर हैं जो समुद्र से लगते हैं, तो समुद्र तटीय हो गए। कौन से मैदान हो गए, समुद्र तटीय हो गए।
बीच में जहाँ हम लोग रहते हैं उत्तर का मैदान हो गया, ये कौन सा हो गया, मैदानी भाग हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से डिवाइड हो गया। पांचवा क्या है, जो हमारे तटीय समूह हैं, या जिनको हम लोग द्वीप कह सकते हैं। तटीय ना कह के अगर हम द्वीप कहें, जैसे लक्षद्वीप हो गया या अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, तो ये सारे समूह हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार 5 प्राकृतिक विभागों में बटा, जिनका एक करके एक हम लोग डिस्कशन करेंगे। भारत का अगर ज्यामितीय आकार देखा जाए तो चतुष्कोणीय है। पर्वतीय क्षेत्र 10.7% में है, पहाड़ी क्षेत्र 13.6% में है, पठारी क्षेत्र 27.7% में है, मैदानी क्षेत्र 43.0% 43% में हुआ है। द्वीपों की कुल संख्या जो है 247 है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 दी है, लेकिन इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 14 है, जो शीघ्र ही 10 करने का विचार है, ठीक है। तो 20 नहीं, यहाँ पर तेल शोधन की संख्या हम लोग देख लेते हैं। तेल शोधन जो शालाएँ हैं वो करीब 22 हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे पास कितने हैं, 266 हैं। बड़े बंदरगाह कितने हैं, 13 हैं। बड़े बंदरगाह कितने हैं, 13 हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे पास 266 है। तेल शोधनशालाएँ कितनी हैं, 22 हैं। बड़े बंदरगाह 13, बड़े बंदरगाह कितने हैं, 13, ठीक है। द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था है। 545 सीटें, अधिकतम 552 है, ऐसे 545 सीटें हमारे पास कहाँ हैं, लोकसभा में, और 245 सीटें हमारे पास राज्यसभा में, ठीक है। तो ये है, ये कुछ भारत के जल अंतराल हैं, यानी कि जिन जल अंतरालों से ये डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव व मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच में। और 10 डिग्री चैनल कहाँ है, अंडमान व निकोबार के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मिलान करने को अक्सर आते हैं। तो इस तरीके से याद रखिए कि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो 10 आपको याद रहेगा कि ये अंडमान और निकोबार हम लोग याद रखते हैं। तो अंडमान निकोबार के बीच में ये लोग 10 डिग्री करते हैं। और यहाँ पर बीच में आप मिनिकॉय को रख दीजिए। किसको रख दीजिए, मिनिकॉय को, ठीक। 8 और 9 डिग्री के बीच में किसको रख दिया, मिनिकॉय को रख दिया। और यहाँ पर मालदीव हो जाएगा। 8 नंबर पे आप ये मालदीव कर दीजिए। तो मालदीव और मिनिकॉय को कौन लाइन करेगी, 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय, और यहाँ 9 नंबर किसको दे दिए, लक्षद्वीप को। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग कौन करेगा, 9 डिग्री चैनल। इस तरह से आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो और चीज़ें आती हैं, डंकन पास है, दक्षिण अंडमान एवं अंडमान के बीच में है। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के बीच में है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। देखिए इन सब के बारे में बात कर रहे थे। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप सागर कहाँ पर है, लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच। खंबात की खाड़ी हमारी कहाँ है, पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना ये कहलाता है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, पश्चिम गुजरात में है। पम्बन द्वीप ये रामेश्वर द्वीप के नाम से फेमस है और कहाँ पर है, श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, किसके, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य ये स्थित है। क्योंकि ये चित्र थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से ये नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। तो तमिलनाडु वही भारतीय प्रायद्वीप हो गया। श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ पर है, ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के पास है। इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है, ठीक है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर कहाँ है, मुंबई में स्थित है। सालसेट द्वीप ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और मुंबई एवं जो ठाणे नगर है, थाना जिसको हम लोग कहते हैं, ठाणा नाम होता है बेसिकली, वो इसी सालसेट द्वीप पर है। राम सेतु कहाँ है, भारत के पम्बन द्वीप के अंतिम छोर में धनुषकोडी से ये प्रारंभ होता है। श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक सीधी श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में होता है। बैरन द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान सागर से पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की थोड़ी डिस्टेंस पे ये पड़ जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पहला उद्गार कब हुआ था, 1787 में, ठीक है। इसके बाद ये और लिखे हुए हैं, कलाम द्वीप इम्पॉर्टेंट है। ये व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। कलाम द्वीप 13वें नंबर पे, ये व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है, जहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे चीज़ें हैं इसमें। विदेशी शासन के अधीन भारत में जो क्षेत्र थे उनका समेकन किया गया। तो फ्रांस के अधीन देख लीजिए कौन था, चंद्रनगर था, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम।
कुल 515 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखते थे, जिसमें से 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी, कराईकल, माहे यनम का एक साथ आज़ाद करवाए गए थे फ्रांस से, ठीक है। और इनको भारत में शामिल कर लिया गया था और पुडुचेरी नाम का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसमें पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम चारों शामिल। चंद्रनगर बेसिकली स्वतंत्रता से पहले ही हो गया था, ये चीज़ हो गई थी, ठीक है। पुर्तगाल के अधीन क्षेत्रों की बात करें तो दादर था, 21 जुलाई 1954 को ये आज़ाद कराया गया। उसके बाद उसके बाद नागर हवेली, दमन दीव और गोवा, तो ये सारे थे किसके अधीन, पुर्तगाल के अधीन, और इनको यहाँ से फ्री कराया गया। 3679 वर्ग किलोमीटर के आसपास का एरिया था जो फ्री कराया गया था, ठीक है। मई 1987 को गोवा हम लोगों का 25वां राज्य भारत का बन गया था, भारतीय गणतंत्र का, ठीक है। तो ये हम लोग भारत का राजनीतिक नक्शा है ये। तो इस पर अगर हम लोग बात करें तो 4 राज्यों को सीमा को स्पर्श करने वाले क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कौन है, सोनभद्र जिला है, ठीक। इसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं समुद्री क्षेत्र की, जो बात हो रही थी भारत का समुद्री क्षेत्र। देखिए गुजरात, तो ये क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा से लगे हैं, तो वो 9 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। इन राज्यों में अगर सबसे ज़्यादा सीमा, लंबी सीमा पूछी जाए तो वो किसकी आ जाएगी, गुजरात की आ जाएगी। लेकिन राज्य और केंद्र शासित में पूछी जाए तो सबसे लंबी सीमा हमारी किसकी रहेगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो 9 राज्य हैं वो देख लीजिए आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये वो 9 राज्य हैं जो हमारे किससे लगते हैं, सागरीय सीमा लगती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो सीमा रायल सीमा और तटीय आंध्र कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 9 राज्य काफ़ी पूछे जाते हैं जो लगे हुए हैं हम लोगों के, ठीक है, तटीय सीमा से। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट पूछ ली जाती है, जो तट हैं, है ना। देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच का तट क्या कहलाता है, वैगा तट कहलाता है। क्या कहलाएगा, वैगा तट कहलाएगा। इसको चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच का जो तट है ये क्या कहलाएगा, वेंगा तट कहलाएगा, ठीक है। जबकि उड़ीसा का तट जो थोड़ा सा, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का तट ये जो है ये क्या कहलाता है, उत्कल तट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्कल तट कहलाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का तट वो क्या कहलाएगा, सरकार तट कहलाएगा। क्या कहेगा, सरकार तट कहलाएगा। देखिए इसके उत्तर में है तो उत्कल तट को हम लोग उत्तरी सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट भी हम लोग इसको कहते हैं। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का तट है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का तट है, उसे हम लोग कहते हैं, एक मिनट ये आगे आ गया था, हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का जो तट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट। क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट। अब इस तरफ आ जाते हैं हम लोग थोड़ा, देखिए नीचे से शुरुआत करते हैं। केरल और कर्नाटक के बीच का तट हमारा क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। कर्नाटक और गोवा के बीच का तट हमारा क्या कहलाता है, कनारा तट कहलाता है। क्या कहलाता है, कनारा तट। जबकि महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र है हमारा, महाराष्ट्र और गोवा के बीच का तट क्या कहलाता है, कोंकण तट। क्या कहलाएगा, कोंकण तट। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच का तट काठियावाड़ तट कहलाता है। और यहाँ पर कच्छ का तट है जो गुजरात के इस तरफ है, कच्छ का, ठीक है। तो ये तट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं इसमें। ये भारत के राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप जो राज्यों के बनने का क्रम है ये हमने दे दिया है। इसको आप स्नैपशॉट इसका लेकर देख सकते हैं कि कौन सा राज्य कब बना। तो इसका एक अलग वीडियो हम लोग लेंगे जो उसमें आएगा आपका, क्या कहते हैं, राजनीतिक पॉलिटी में आएगा राज्यों का पुनर्गठन, उसमें हम लोग इसके बारे में पूरा सा डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों ये आज भारत की कुछ जानकारी थी जो मैंने विस्तृत रूप से लेने का थोड़ा सा प्रयास किया था और इसके बारे में आप लोगों को बताया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार से मैं प्रयास करूँगा कि पार्ट थोड़े 1 या 2 हो जाएं, क्योंकि वीडियो जब थोड़ा लंबा हो जाता है, करीब 45 मिनट का ये वीडियो है, तो थोड़ी सी वो लगने लगती है, बोरे लगने लगती है। तो इसको अगली बार से मैं प्रयास करूँगा कि 25-25 मिनट के 2 वीडियोस हो जाएं,
इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।